वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों में धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रदाए गुमरही कितनी ही मैली हो, दुखों की धूप फैली हो, उसे जिस वक्त और जिस हाल में जब भी कोई भी याद करता है वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज़ करते हैं। मैं हूँ रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज उस अजीम हस्ती का यौम विलादत है जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनसे सितारों ने ज़िया पाई, पानी को मिठास पिली, फूलों को खुशबू मैसर आई और जिनकी वजह से चारों आलम में रोशनियों के दीप जले। आज पूरी कायनात आकाए दो जहां नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रही। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से खुसूसी तकारीब मुनक्किद की गई। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने भी कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कौम को सीरत अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सामने आए। ये बात तो तय है कि जितना वो जानते हैं उतना किसी और को इल्म नहीं है। वो यूरोप को अहले यूरोप से ज़्यादा जानते हैं, वो वस्ती एशिया को वहाँ के बासियों से भी हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में इसी की झलक दिखाई दी। वो कैसे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने भी रखता है। मैं पहली दफ़ा जब बरतानिया गया तो मैं हैरान हो गया वहाँ देख के। मेरी 20 साल गुजरे वहाँ। मुझे कहते हैं कि मैं जब लोगों को कहता हूँ कि देखे प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि मदीना की रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान को बनाया जाए, कहते वो आगे से कहते हैं खुद तो सारे मजे कर गए, अब हमें लगा दिया मदीना की रियासत के ऊपर। मैंने कादरी साहब को कहा, हम एक वक्त ऐसा था, हमारे बड़े कहते थे कि आप ये किस रास्ते पर लगे हुए हैं, ये गलत रास्ते पे हैं। तो मैं तब सोचता था, मैं इन्होंने क्या पता कि इस रास्ते में क्या है, इन्होंने तो देखा ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैंने वो सारा रास्ता देखा हुआ है। वैसे तो आज विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जाते, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से मिली वहदत का पैगाम दिया जाता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बाबरकत स्टेज पर भी सियासत करना नहीं भूले। उन्होंने आज रियासत के चारों सुतूनों को हदफ़ तनकीद बनाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इदारों में मेरिट पर सवाल उठाया, मुकर्रना में निज़ाम पर तनकीद की, अदलिया में इंसाफ न होने का शिकवा किया। यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीडिया को भी फहाशी फैलाने का जरिया करार दिया। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत के चारों सुतूनों को आड़ों हाथों ले रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। आगे आप अगर इस्लाम में ये जो पिछली तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा फॉर्म करता था, जो जनरल, वो ऊपर आ जाता था। पैनामा केस में अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह के वहां झूठ बोले गए। कतरी खाता आ गया, इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खाता आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसने जेल में डाल देना था। फिर जी क्लिबरी फॉन्ट आ गई। वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं। वहां कभी कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि जनाब वोट बिकेगा। वहां कोई छांगा मांगा जैसी और वो जो बंद करके या मरी में बंद करके भेड़ बकरियों की तरह कभी लोग नीलाम नहीं होते। जो बनाना रिपब्लिक होती है वो वसाइल की कमी से नहीं होती, वो इसलिए होती है वहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। मीडिया के अंदर क्या होगा, वो प्रोग्राम्स हो जो हमारा कल्चर है वो सामने लेके आए, वो नहीं जो कि बाहर का कल्चर। मुझे इतनी कॉलें आई लोगों से कि जी हम फैमिली बैठ के अब टीवी नहीं देख सकते, वहां इस तरह की चीजें हैं। देहात के अंदर खास तौर पर कंजर्वेटिव फैमिलीज है हमारी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज 3.5 बरस बाद गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। आज एक तवील मुद्दत के बाद उन्हें रियासत के चारों सुतूनों में मसाइल दिखाई दे रहे हैं। ये सब बातें किसी नौमौलूद सियासी जमात का कायद नहीं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद फरमा रहे हैं। ये हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे किसी सियासतदान के इल्ज़ामात नहीं है, बल्कि 3.5 बरस से इक़्तिदार में मौजूद हुक्मरान के अल्फाज हैं। सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को 3 साल बाद नकाइस क्यों नजर आ रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म अवाम की ज़बान क्यों बोल रहे हैं? इक़्तिदार में होकर मसाइल का जिम्मेदार किसे समझा जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म आखिर किससे शिकवा कर रहे हैं? अगर ऐसे चलेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? इसी तकरीर के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने भी शिकवों और शिकायत से भरपूर ट्वीट की। अगर प्रोड्यूसर साहब वो ट्वीट स्क्रीन पर दिखा सके। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हो, उस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कांधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। क्या कोई शख्स ऐसा है बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान की अवाम पर क्या कयामत गुजर रही है। जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों,
उसे रियासत मदीना का नाम जबान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। वज़ीर आज़म के वाज़ो नसीहत किसी आम फर्द को तो मुतासर कर सकते हैं, लेकिन उन तकारीर से पेट नहीं भरे जाते हैं। दूसरी जानिब इन सब माशी गलतियों के बावजूद हुकूमत का दावा है कि अवाम हुकूमत से खुश हैं। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, दौलत की रेल पैल है, लेकिन हुकूमती दावों के बरक्स मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारों के सर्वेज में हुकूमत पर अवाम का अदम एतमाद मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में पल्स कंसल्टेंट ने मुल्क भर में एक सर्वे मुनक्किद कराया है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों की तादाद मजीद बढ़ गई है। जुलाई 2021 में 38% अफराद ने माशी बहरान से निकलने के वज़ीर आज़म के दावे पर एतबार न करने का कहा है। अब 57% कहने लगे हैं कि मईशत की बहाली का वज़ीर आज़म का दावा काबिल एतबार नहीं है। इसी तरह वज़ीर आज़म पर एतमाद करने वालों की तादाद भी कम हो रही है। जुलाई 2021 के सर्वे में वज़ीर आज़म के बयान पर 17% ने भरोसा किया था, जबकि अब वज़ीर आज़म पर भरोसा करने वालों की तादाद घटकर सिर्फ 7% रह गई है। जुलाई में माशी सम दुरुस्त ना समझने वालों की शरह 56% थी, जबकि मौजूदा सर्वे में इसमें 19% का इजाफा हो गया है। माशी सम को गलत कहने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 79% नजर आई है, सिंध में 73%, खैबर पख्तूनख्वा में 67%, जबकि बलूचिस्तान में 59% ने हुकूमती माशी सम को गलत कहा है। 77% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। 35% ने करप्शन, 25% ने बेरोजगारी, 11% ने लोड शेडिंग, जबकि 10% ने अखराजात पूरा ना होने को पाकिस्तान का अहम मसला है। सर्वे में 61% अफराद ने मौजूदा खराब माली हालात की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज पर डाली है, जबकि 30% ने साबिका हुकूमतों की जानिब से कर्जे लेने को इसकी वजह करार दिया है। सर्वे में मुशीर खजाना शौकत तरीन की कारकर्दगी भी 53% अफराद को पसंद नहीं आई है। यह सर्वे 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान किया गया, मगर इस सर्वे के फौरी बाद मुल्क की तारीख का महंगा तरीन यौम यानी 16 अक्टूबर आया, जिस रोज मुल्क में बिजली, पेट्रोल, गैस, घी इन सब की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सरकारी फरमान जारी हुआ। इसी रोज मुल्क में डॉलर की कीमत 173 रुपए तक जा पहुंची थी। इसी हवाले से हमने अवाम के सामने ऐसे ही सवालात रखे और उनसे तासुरात जानने की कोशिश की। जब अवाम से हमने ये सवालात किए तो अवाम ने क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। जिंदगी घी, ऑयल, चीनी, जाहिर बात जब फ्यूल ऊपर जाएगा तो ये चीज़ें भी जाएंगी। जो महंगाई है गवर्नमेंट है ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट हो तो कोई सिस्टम हो तो कोई समझ आए ना। एक 5 रुपए कह के 10 रुपए तक वो बढ़ा देते हैं, तो इस तरह तो सिस्टम नहीं ना चलते। ये बिलावल और नवाज शरीफ को तो आप कहते हैं पहले अपनी मंजी हटा के छोटी मारेंगे, आप क्या कर रहे? 3 सालों में आपने क्या किया? अगर मिसाल की तो महंगाई की सूँ तो गरीबों की तनख्वाह ही बता देवे। अगर 10 रुपये पेट्रोल वधे तो 100 रुपये साढ़ा ही बता देवे। इस तो पिछली हुकूमत ही ठीक सी। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, ठीक है, तनख्वाहें अपनी जगह पे हैं, लेकिन महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि गरीब बंदा यही है या भीख मांगेगा या डाका चोरी वगैरह ही करेगा मजबूर हो के। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख देती है। ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान खान आया बंदा जीवन जोगे की मरने के काबिल भी नहीं रहा। अवाम के तासुरात आपने जाने। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस लिया। अवाम को खदशा था कि नोटिस के बाद मामला मजीद बेकाबू होगा और हस्बे तवक्को आज ही बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 65 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की, यानी 2 रुपये 65 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने जा रही है। दरखास्त के मुताबिक महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा बिजली की लागत 19 रुपये 23 पैसे फी यूनिट रही, इसीलिए बिजली के अखराजात पूरे करने की इजाजत दी जाए। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने के बावजूद हुकूमत कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 3 बरस कबल महंगाई की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर डाली जाती थी, मगर अब महंगाई की बड़ी वजह आलमी मंडी की बढ़ती हुई कीमतों को करार दिया जा रहा है। इस सबसे छुटकारे का आसान रास्ता हुकूमत क्या है, जरा हुकूमत की जुबानी आपके सामने रखता है। 10 साल में तो सबसे बुलंद तरीन प्राइसेस हैं। यूके के बीच में जुलाई के बीच में प्राइसेस जो हैं वो 51% बढ़ी हैं। अमेरिका के बीच में जहां 1 से 2% इन्फ्लेशन होती थी वो इस 8.5% चल रही है। जो हम इंपोर्ट करते थे 1 साल के अंदर 53% उसके बढ़ गए। हमने चीनी इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की और वो जो तकरीबन दुगना हो गया जो कि पाम ऑयल है, जो कि घी पाकिस्तान में जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान है जिसने ये देखा ये इजाफा कीमतों के अंदर, तो वो ऐसा नहीं हुआ, वो तमाम दुनिया के अंदर हुआ। और महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ी है, इतनी हमारी कॉस्ट हो रही है। आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए।
अब हुकूमती मौक़िफ़ तो आपने सुना है, उधर अपोजिशन जमातों ने भी महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के आला सतही इजलास में अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्त इक़दाम का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 20 अक्टूबर से मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियों, जुलूसों और मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है और मुल्क गिर एहतजाज के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में करेगी। अपोजिशन की तहरीक महंगाई के खदशात और इम्कानात पर बात, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, जो इस वक्त पीडीएम में मौजूद नहीं है। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जबान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, पीडीएम ने तो सड़क पर आने का फैसला कर लिया है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ क्या चल रहा है सर? हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों का जीना दुभर कर दिया है और लोगों के जो ख्वाब थे सारे टूट गए और अब यकीनन इस हुकूमत से जल्द जान छुड़ानी चाहिए। उसके लिए सारा मुल्क सरापा एहतजाज तो है, लेकिन उसको लीड करने के लिए अपोजिशन की जमातों ने जो इत्तेहाद इस वक्त चल रहा है उन्होंने भी और पीपल्स पार्टी ने भी अपने अपने तौर पे हमने एहतजाज की कॉल्स दी है। इंशाल्लाह ये एहतजाज यकीनन बिल्ड अप होता है ना, किसी एक दिन में अचानक आप गवर्नमेंटों के खिलाफ मूवमेंट नहीं शुरू कर देते, लेकिन ये बिल्ड अप के लिए पहले एहतजाज की कॉलें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद ये रैलीज होगी और फिर अगला जो मरहला है वो पार्टी क़यादत जो है मुशावरत से तय करेगी। यकीनन इस पे लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और असम्बलियों के अंदर भी इस पे कोई मुतफ़िका लायम वाला पोजीशन को इख्तियार करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की ज़िंदगी जो है वो इससे जान छूटे और लोगों की ज़िंदगी में कोई सहूलत, कोई आसानी पैदा हो सके। अच्छा कायरा साहब, इन हाउस चेंज या इस्तीफे वो मामला था जिसके ऊपर जो मेरा ख्याल है कि बोन ऑफ कंटेंशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी मानदा पीडीएम जमातों में। जब लॉन्ग मार्च या एहतजाज की बात हो रही है तो क्या पीडीएम ने आपसे कोई राब्ता किया या आपने पीडीएम से राब्ता किया हो, कम से कम अपोजिशन लीडर से राब्ता हो कि इसकी क्या हिकमत अमली होगी? लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ तो पार्लिमान के फ्लोर पे जो गुफ्तगू होती है या वहां पे जो मशावरत होती है वो तो होता रहता है राब्ता। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इसलिए कि पीडीएम तो वैसे खत्म हो चुकी है। पीडीएम जो बना था वो 10 जमातों की एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक चार्टर के मुताबिक बना था, उसका एक मंशूर था, एक मकसूद थी चीज, वो उससे सारी जमातें ही इंहराफ कर चुकी हैं, लिहाजा अब वो और 2 जमातें उसको छोड़ चुकी, लिहाजा उसका तो वजूद नहीं। लेकिन अगर अपोजिशन की जमातें मुश्तरका तौर पे कोई तलायम अल इख्तियार करना चाहेंगी तो उन्होंने, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ ज्यादती की थी और इंसल्ट की थी हमारी, लिहाजा हमने अपनी जो शर्त रखी थी कि वो अपने किए पे माजरत करें और पीपल्स पार्टी और एएनपी को राजी करें। हम बिल्कुल हर मूवमेंट में जो आवाम की आसानी और सहूलत के लिए हो, जो इस मुल्क के इस्तेहकाम और मजबूती के लिए हो, हम हर उस मूवमेंट के साथ होंगे। अरे साहब देखिए, ऑन पेपर्स तो शायद ये बात दुरुस्त होगी कि पीडीएम स्टैंड्स डिसॉल्व, लेकिन पीडीएम के इजलास तो हो रहे हैं और अब भी पीडीएम ने ये स्ट्रैटेजी मुरतब की है कि कल से वो एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। ये कहेगा सर कि इस वक्त हुकूमत के यहाँ जो क्राइसिस चल रहा है या एक कॉमनर जिस परेशानी में है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड हाई हैं, 138 पे डॉलर रिकॉर्ड हाई है, चीनी की कीमतें, जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे मौके पर क्या ऑपोजिशन ने बहुत देर नहीं कर दी, अभी तक सड़कों पर नहीं आए या आवाम को मोबिलाइज नहीं कर सके, बाहर नहीं निकाल सके? एक रिजर्वेशन जो है का इजहार आवाम भी तो कर रहे हैं ऑपोजिशन से। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अब लोग इस वक्त हुकूमत से शदीद तंग हैं और वो अपोजिशन की तरफ भी देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो मुश्तरका तौर पे आवाम की जान छुड़ा है। अगर लोगों की तवक्कुआत पे पूरी ना उतरी तो लोग इसको भी अपोज करेंगे। ये अपोजिशन की जमातों को भी सोचना चाहिए, लेकिन अपोजिशन की जमातों में कौन है जो इत्तेहाद या इकट्ठ नहीं चाहता? किसने सारे इकट्ठ को खराब किया है? जिसने किया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो चीजों को ठीक करे। अच्छा कायरा साहब, लास्टली ये कहेगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, देखिए जिस डिवाइड की बात आप कर रहे हैं विद इन द ऑपोजिशन, तो प्रैक्टिकली तो कोई ऑपोजिशन इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है ना सर, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, फिर ये समझा जाए कि ऑपोजिशन भी मसलहत कोशी का शिकार है, वो अपनी राह सीधी करने की कोशिश कर रही है, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, वो देख रहे हैं कि अगर किसी जगह पर हुकूमत की लाइन उखड़ी हुई है तो हम अपनी लाइन डायलिंग ठीक कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है।
पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे साथ हमारा तौहीन अमेज रवैया रखा गया जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जिन्होंने रखा वो अपने उस रवैये पे गौर करें, उस पर माजरत करें। हम आज भी साथ हैं। हम कह रहे हैं कदम एतमाद का रास्ता मौजूद है और लोग इस पे तैयार हैं। हम उस पे आज भी मौजूद हैं। अगर तो पीपल्स पार्टी का ये रास्ता ना होता, हम इस बात का इकरार ना कर रहे होते, या बाकी जमातों ने हमें कहा होता कि आए इस पे चलते हैं और पीपल्स पार्टी पहलू तय करती, तो फिर मैं आपकी बात समझता कि उसमें वजन है। अब दूसरी तरफ बाकी जमातें हैं, वो कहते हैं धरना दें। क्या धरने से हुकूमतें गिर जाती है? खान साहब 126 दिन बैठे रहे, क्या हुआ था? अगर इस्तीफे देने का ऑप्शन है तो इस्तीफे तो इमरान खान साहब ने भी दिए थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने कबूल नहीं किए थे। फिर क्या रास्ता है? और फर्ज करें कि अगर इस्तीफे देने से या धरना देने से मिसाल के तौर पे हुकूमत गिर जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? हुकूमत गिर जाती है तो नए इंतखाब होंगे। नए इंतखाब अगर मौजूदा कवानीन और इसी सेटअप के तहत होते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो दोबारा एक इंतखाबी अमल जो है मशकूक हो जाएगा और उसके ऊपर फिर एक असरात आ जाएंगे। लिहाजा हम इलेक्शन के तरफ जाने से पहले इस हुकूमत को चलता करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करें सारी जमातें मिलके, और फिर ही एक बेहतर इंतखाब का इनेकाद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अगर अपोजिशन यूँ डिवाइड रहेगी तो फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि अवाम जहाँ हुकूमत से नाला है, शिकवा कुनाए, वही अपोजिशन की जानिब भी नजरें लगी हुई हैं कि अपोजिशन अब इस क्राइसिस सिचुएशन को कैसे मैनेज करती है, कैसे मनूवर करती है और कैसे हुकूमत के खिलाफ एक मोमेंटम बिल्डअप करती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। कल का दिन भी देख लेंगे। कल से PDM एहतजाज शुरू करने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सड़कों पर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ भी स्ट्रैटेजी जो है मुरतब की जा रही है। लेकिन क्या कंसेंसस के साथ हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकेगी ऑपोजिशन, ये आने वाले चंद रोज ही बता सकेंगे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जहां आवाम महंगाई से मर रही है, वही डेंगी मच्छर भी आवाम को सता रहा है। डेंगी का जोर है, पंजाब हुकूमत क्यों कमजोर दिखाई दे रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। मुल्क में जहां इंतजामी गफलत के बायस महंगाई का जिन बेकाबू है, वहीं डेंगी के डंग भी तेज हो चुके हैं। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अस्पतालों के बेड्स भर चुके हैं। सरकारी और निजी लैब्स में डेंगी टेस्ट कराने के लिए शहरियों की लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। डेंगी केसेस की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बावजूद हुकूमत एक बार फिर जो डेटा है वो सामने लाने में नाकाम रही है। जो असल डेटा है वो दिखा नहीं रही है। इसके नतीजे में मुल्क में डेंगू के मरीजों की असल तादाद किसी को मालूम नहीं है, जो कि हुकूमती नालायकी का शाखसाना है। टीम दस्तक ने मुख्तलिफ शहरों में कायम लेबॉरेटरीज, महकमा सेहत के एहलकारों और अस्पतालों से आदाद शुमार हासिल किए, जो कि हुकूमती दावों की कलई खोल रहे हैं। कराची के 3 बड़े अस्पतालों में रोजाना 250 अफराद दाखिल हो रहे हैं, जबकि हुकूमती दावों के मुताबिक शहर में रोजाना 30 अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं। महज 30 अफराद आ रहे हैं। इसी तरह शहर कायद में मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है। पेशावर में रोजाना 250 अफराद अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं, जबकि इस वक्त तक सूबे भर के अस्पतालों में 6000 के करीब मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह पंजाब के दिल शहर लाहौर में रोजाना 300 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि शहर लाहौर में सिर्फ 200 मरीज सामने आ रहे हैं। हकीकत यह है कि शहर की 5 बड़ी लैब्स मरीजों को कई घंटे ताखीर से रिपोर्ट्स दे रही हैं, क्योंकि लैब्स पर डेंगू टेस्टिंग के लिए शदीद दबाव है। लाहौर के तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश कम पड़ रही है। इसी तरह सूबे भर में इस वक्त तक डेंगू मरीजों की कुल तादाद 7280 हो चुकी है। सूबे में डेंगू वायरस से जाबाक अफराद की तादाद 30 से तजावुज कर चुकी है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में रोजाना 180 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि यहाँ इस वक्त तक 2875 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 12 हो चुकी है। हुकूमत सब अच्छा है का राग अलाप रही है, मगर मुल्क भर में कहीं भी स्प्रे किए जा रहे हैं और न ही डेंगू लार्वा तल्फ करने के लिए इकदाम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, जो माजी में मुस्लिम लीग नून हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डेंगू बरादरान का ताना देती रही है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को डेंगू बरादरान कहते रहे हैं। माजी में किस तरह तनकीद की जाती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जरा वो भी आपके सामने रखता है। डेंगू भाइयों ने भी मायूस किया। शहबाज शरीफ और लाहौर में जलसा क्यों कर रहे हो? डर के आसन जरदारी को बैठे सबसे बड़े
नूरा कुश्ती के मास्टर डेंगी ब्रादरान। मैं डेंगी ब्रादरान को कहता हूं कि खुदा के वास्ते असासे डिक्लेयर करो। अब इंशाल्लाह लाहौर के लोग फैसला करेंगे कि लाहौर इंसाफ के साथ है या लाहौर डेंगी के साथ। आज वही डेंगी मच्छर है जिसने आम आदमी के नाक में दम कर रखा है, लेकिन हुकूमत इस डेंगी मच्छर से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स और शहर इक़्तिदार के गली कूचों में भिनभिनाते मच्छर और जोहड़ों पर जो डेंगी लार्वा है वो हुकूमती दावों की कलई खोल रहा है। इस वक्त शहर लाहौर में एक दिन के अंदर 4 मरीज डेंगी वायरस के बायस जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों मरीजों की इंतहाई तशवीशनाक हालत है। डेक्स्ट्रॉन इंजेक्शन, जो कि इस मर्ज में जान बचाने का वाहिद रास्ता है, लाहौर और इस्लामाबाद में गायब हो चुका है। मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स पर पैराडोल और पैरासिटामोल की गोलियां गायब हो गई हैं। जिन मेडिकल स्टोर्स पर पैरासिटामोल दस्तयाब है वहां भी आधा पत्ता 3 गुना जायद कीमत पर दिया जा रहा है, यानी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। इस सारी सूरत हाल में महकमा सेहत कहां है, ये क्वेश्चन मार्क है। इंतजामी अफसरान कहां हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। शहरियों को मच्छरों के रहमो करम किया गया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। ऑब्वियसली इंतजामिया तो बात करने से कासिर है। माहिर वबाई अमराज इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राना जवाद असगर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत जो आदाद शुमार दिखा रही है वो हमेशा की तरह आवाम की आंखों पर पर्दा डाल रही है, छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, मरीजों से आपका वास्ता रहता है। ये कहिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जो मेरे साथी हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स में इस वक्त काम कर रहे हैं लाहौर के अंदर स्पेशली, उनसे जब मैं बात करता हूं तो वो यही बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में फुल कैपेसिटी जा रही है आपके डेंगू के पेशेंट्स की। तो नंबर बहुत ज़्यादा है और ये हर साल होता है, और जो रिपोर्टेड नंबर होते हैं वो हमेशा एक फ्रैक्शन होते हैं टोटल नंबर का। तो इस वजह से अगर आप सुन रहे हैं कि आज 50 केसेस आए हैं लाहौर के अंदर, तो मैं उसको 10 के साथ बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इसके बावजूद भी ये मुहतात अंदाज़ा होता है। डॉक्टर साहब, इस बार सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। पेशेंट लोड ज़्यादा दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, पेशेंट्स ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, गो के दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इस बार क्या मिस हैंडल हुआ है, मिस मैनेज हुआ है? हुकूमत ने इसको उस तरह से देखा नहीं, सीरियसली संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया? हमारी हुकूमतों का हमेशा से यही मसला हुआ है कि जब बीमारी कोई भी हो वो सर पे आ जाती है तो तब हमें होश आती है और तब हम दौड़ भाग शुरू करते हैं। डेंगू एक ऐसा मर्ज है कि अगर इसको आपने कंट्रोल करना है तो तकरीबन पूरा साल इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। इसके लार्वे को सर्वे करने पड़ते हैं, फिर लार्वे को मारना पड़ता है, और मुख्तलिफ ये सर्वेज चलते रहते हैं पूरे साल के अंदर। तो इसके बारे में बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास खुद ही। इशू ये है कि उन पर कितना अमल किया गया है, क्योंकि जब ये केसेस आज बढ़ने शुरू हो गए हुए हैं तो जो आप आज कंट्रोल इस पे काम शुरू भी करते हैं, तो जब तक आपका कंट्रोल मेजर्स इफेक्टिव होंगे उस वक्त तक वैसे ही डेंगू का सीज़न ख़त्म होने को होगा। तो ये हमेशा ये वक्त से पहले करने वाले काम होते हैं। वक्त के बाद आप बेड्स जितने मर्जी बढ़ा दें वार्ड्स के, आपको फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब तो फायर फाइटिंग हो रही है, क्योंकि अब तो डेंगू आउटब्रेक अपनी पीक पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने कहा कि अराउंड द ईयर इस पर काम करने की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ। लेकिन 2 से 3 हफ्ते बड़े क्रिटिकल थे, जो पीक सीज़न होता है जिसमें लार्वा की अफजाइश होती है, जिसमें मच्छर बन जाता है, उसके बाद वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इन 2 से 3 हफ्ते वो सर्वेलेंस ना होने की वजह से, विजिलेंस ना होने की वजह से अब क्या नुकसान उठाना पड़ेगा आइंदा चंद रोज़ के अंदर हमें? देखिए, ये वो एक जो बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप वक्त से पहले आप अपने सारे काम करें, लेकिन अब आपके सर पे आ पड़ी है, आउटब्रेक चल रही है, लाहौर में बहुत केसेस आ रहे हैं, पंजाब में केसेस आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम बिल्कुल मायूस हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट केसेस छुपाना छोड़ दे और कोशिश करके तमाम केसेस को अपने पास उनको इंफॉर्मेशन ले, क्योंकि जब केसेस की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आएगी तो फिर गवर्नमेंट को पता लग सकेगा कि लाहौर के किस इलाके में ज़्यादा डेंगू के मरीज़ हैं। अभी तो ये कि जहाँ से मरीज़ कुछ आ गए तो हमने समझा कि वहाँ पे डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है। ये एक गैर साइंसी तरीका है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो पहला स्टेप गवर्नमेंट लेवल पे ये करने का है कि अब वो नंबरों से ना घबराए और अपने हॉस्पिटल्स को इस अपने नेट में लाए, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लग सके, जो आज से 10 साल पहले गवर्नमेंट किया करती थी कि हर शहर हर घर से ट्रैक होता था मरीज और एक कंप्लीट पिक्चर आती थी गवर्नमेंट के पास
ताकि वो कंट्रोल मेजर्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सके। तो गवर्नमेंट के करने का अभी भी ये काम है, और ये आज शुरू कर लें तो तब भी हमें कुछ इसका फ़ायदा होगा, उतना फ़ायदा नहीं जितना पहले होगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। 2019 में इस्लामाबाद में जो आउटब्रेक आई थी डेंगू की, बहुत बड़ी थी, और उसमें हमने यही स्ट्रेटजी रखी कि हमने केसेस नहीं छुपाने, और तकरीबन 800 केसेस डेंगू के सिर्फ इस्लामाबाद में हमने रजिस्टर किए, उनको नंबर लेकर आए, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि विद इन 2 वीक्स टाइम हम जो 800 केसेस से वाली आउटब्रेक थी उसको इंतहाई कम नंबरों पर लेकर आ गए और आउटब्रेक कंट्रोल हो गई। प्रॉब्लम पंजाब के अंदर ये है कि केसेस बताने से घबराया जाता है, डर होता है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का खौफ होता है, तो वो केसेस को रजिस्टर नहीं करते। जब केसेस को रजिस्टर नहीं करते तो जो हेल्थ वाले हैं उनको सही पता ही नहीं लगता कि असल प्रॉब्लम लाहौर के किस गली डॉक्टर साहब लास्टली ये कहिएगा कि जब भी जैसे कोविड के आउटब्रेक के दौरान हमने देखा कि कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिनकी किल्लत हो गई थी, शॉर्टेज थी मार्केट के अंदर, तो अब जब डेंगू आउटब्रेक है और अपने पीक पर दिखाई दे रहा है तो एक पैनिक सिचुएशन है मार्केट के अंदर। जब लोग फार्मेसीज पर का रुख करते हैं, पैनाडॉल उनको मैसर नहीं आ रही, कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो मार्केट में नहीं है इस वक्त, तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, अब पेशेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, तो ऐसे में पेशेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन है, आप क्या कहेंगे? देखिए, डेंगू के मर्ज के लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, अनलेस के आपकी खुदा नास्ता सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मोस्ट जो ज़्यादा केसेस हैं डेंगू पे, वो घर में आप ट्रीट कर सकते हैं, और बुखार हो तो वही पैनाडॉल जिस तरह आपने बताया वो लेकर, और अगर पैनाडॉल नहीं भी मिलती तो आप पानी की पट्टियाँ करके अपना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। अहम बात यह है कि जो बाकी घर के आपके लोग हैं उनको आपने डेंगू से कैसे बचाना है, और उसके लिए आपको घर में स्प्रे करना पड़ेगा आपको। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि ये स्प्रे हम कमरों में आम तरीके से नहीं करते, इसके लिए आपको पर्दों के पीछे जाना पड़ेगा, सोफ़ों के, फर्नीचर के पीछे, जहाँ जहाँ पे आपको कोने दर्ज मिलते हैं या वहाँ पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। छत के ऊपर कोई भी कचरा बचरा पड़ा हुआ है उसको साफ़ करना पड़ेगा। घर के गिरदोनवा में अगर कोई टूटी हुई बोतलें जिनके अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि इसमें भी आप देखिए कि डेंगू के अंदर कोरोना ही की तरह जब हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो एक एक केस नहीं आ रहा, वो पूरे फैमिलीज आ रही हैं कि एक आदमी को हुआ तो पूरी फैमिली को फिर डेंगू हो गया। तो उसकी वजह यही है कि वो घर की इन्वायरमेंट शेयर करता है मरीज़, और उसी मरीज अगर इन्वायरमेंट के अंदर वही इन्फेक्टेड मच्छर है तो इसका मतलब है घर के बाकी लोग भी गैर महफूज हैं। तो सबसे पहले अपने आप को महफूज कीजिए। शाम के बाद जब आप बाहर जाएं तो पूरी आस्तीनों वाले लिबास पहन के जाएं, डार्क कलर्स ना पहनिए जब आप बाहर निकलें, ये मच्छर जो है ये अट्रैक्ट होता है किसी वजह से, तो ये छोटी छोटी और रिपेलेंट्स लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं बाहर निकलते वक्त। डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या वाकई बिटकॉइन पर, डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, उस पर पाबंदी लगने जा रही है? बिटकॉइन एक्सपर्ट, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। दुनिया भर में आए रोज डिजिटल करेंसी बिटकॉइन से मुताल्लिक तनाज़ात सामने आते रहते हैं, लेकिन अब की बार बिटकॉइन से मुताल्लिक एक तनाज़ा पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। क्रिप्टो करेंसी के माहिर वकार ज़का ने खबरदार किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बाइंड्स में पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगने वाली है। अब इस खबर में किस हद तक सदाकत है, क्या वाकई ये जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन है ये पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, एक्सचेंजेस, माइनिंग, सब कुछ बात करेंगे। इस वक्त खुद चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान में पबजी अनबैन कराने के लिए कोई पिटीशन कोर्ट में ले जानी हो, कंप्यूटर कोर्सेज अपडेट कराने के लिए कोई पिटीशन लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना हो, तो वकार ज़का साहब का नाम ज़रूर आता है। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गुज़श्ता कई रोज़ से धरना विद वकार ज़का का ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा है। ये वकार ज़का साहब किसके खिलाफ धरना कब देने जा रहे हैं सर? बेसिकली पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए एक ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट में हो चुका है, और वो पता भी नहीं चला कब हुआ, किस तरह हुआ, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो नोट प्रिंट करने के मुतरादिफ है, और वो स्टेट बैंक की सिर्फ जुरिसडिक्शन है, इसलिए इस पर पाबंदी। और FIA जो भी USDT बेचने वाले या जो भी P2P पर्सन टू पर्सन पे ख़रीदारी कर रहे हैं वो। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में 20 अक्टूबर को एक केस लगा हुआ है जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि ये भी उसी तरह का चक्कर है कि पाबंदी की तरफ जा रहा है।
मेरा केस 19 अक्टूबर को था सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन ईद मिलादुन नबी की वजह से वो डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने उस केस को अब 20 अक्टूबर को कर दिया। यानी 20 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और धरने की सूरत हाल इसमें है कि देखें, फेसबुक के ऊपर मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमने खवातीन को ट्रेनिंग देने के लिए, हाउसवाइफ्स को ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो इतनी फीस लेते हैं, हम $10 में क्रिप्टो सिखा रहे हैं और कह रहे हैं जी घर बैठ के आप पैसे बना सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी भी मेरी बनती है कि अगर मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ मुतरादिफ कराई है और कल को ये ट्रांजैक्शन इलीगल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी बैंक में एक बैनर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है कि इलीगल एक्टिविटी, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इस तरह की चीजें लिखी हैं और एक नीचे लाइन लिखी हुई है कि क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी डीलिंग है वो इलीगल है। तो वो इलीगल किस कानून के तहत है, किस वक्त पार्लियामेंट ने इस पे बात की, उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है फैसला। तो ये बड़ा एक डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर होगा कि 3 हाई कोर्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के अगर फैसले आ गए तो फिर बाइंडिंग तो नहीं होती किसी पे, लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट इस पे कैसे करती है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट जाती है तो इनको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त 20 बिलियन, जब से मेरी आपकी बात शुरू हुई थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले, उससे अब तक 20 बिलियन जो है वो पाकिस्तानियों के लग चुके हैं क्रिप्टो में। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ चुका है क्रिप्टो एडॉप्शन पे। तो अच्छा वकार ज़का साहब, आपकी तरफ से जो तासुर दिया जा रहा है वो ये है कि वफाकी हुकूमत इसके पीछे है, कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस और माइनिंग को बैन करने की बात वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था और मुतनब्बे किया था सारिफीन को कि आप क्रिप्टो से दूर रहें, क्योंकि ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हम नहीं आता है, ये लीगलाइज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो 2018 से बात चल रही है, लेकिन आज जब आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इसको बैन करने जा रही है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा। दिसंबर 2020 दिसंबर में जो मैंने एक फाइल की हुई पिटीशन, उसके ऊपर स्टेट बैंक के आला हुकाम मौजूद थे और उन्होंने ये फरमाया कोर्ट के अंदर जब आर्ग्यूमेंट्स हुए, जब उनसे बात हुई कि हमने कभी पाबंदी ही नहीं लगाई। हम कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट का ऑर्डर है। वो जब अनाउंस हुआ है तो पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो में आना शुरू किया। उससे पहले पाकिस्तानियों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्रिप्टो पाकिस्तान में चरस के मुतरादिफ थी। लेकिन जब वो मैं ऑर्डर लाके सोशल मीडिया पे दिखाया तो मेरे इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो का बूम आया है कि हाँ कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। जब वो कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो फिर अब ये क्यों कहा जा रहा है, हर जगह पर बैंक में क्यों लगाया जा रहा है कि ये इलीगल एक्टिविटी है? एक तरफ स्टेट बैंक कोर्ट में कहता है कि हमने कभी इसको इलीगल नहीं किया, और जो चीज इलीगल नहीं होती वो मेरे भाई लीगल होती है। नहीं होता, इंग्लिश कॉमन लॉ ये नहीं कहता कि जी कोई ऐसी बोलते। देखिए, और स्टेट बैंक जो है वो मेरी अम्मी नहीं है कि मुझे रोक रही है कि तुम ये चीज तो खरीद सकते हो लेकिन ये चीज नहीं खरीद सकते। कौन सा ऐसा कानून है? फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 क्या कहता है या बाकी कानून क्या कहते हैं? कोई ऐसा कानून है जो ये कहते हैं कि booking.com से आप होटल बुक कराएंगे, अगर उस होटल में कोई खराबी हुई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। स्टॉक में लोगों का पैसा डूबता है तो क्या स्टेट बैंक उसका जिम्मेदार? देखिए वकार ज़का साहब, मेरी इस पर आपसे पहले भी बात हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आपको क्रिप्टो एक्सपर्ट जो है वो नॉमिनेट किया था और आपका नोटिफिकेशन भी बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। तो अब आप उसी हुकूमत, जाहिर है केपी के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो डिसॉल्व कर दिया कमेटी, वो कमेटी डिसॉल्व हुई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अगेंस्ट ही आप 20 अक्टूबर का अगर डिसीजन अगेंस्ट आता है इसके, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और माइनिंग को बैन किया जाता है, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे? जी, हम फेडरल हुकूमत के खिलाफ धरना ये देने जाएंगे कि ये जो रोजी रोटी सबकी लग गई है, और ये कमेटी पहले तो ये बताएं, कमेटी बनाकर माइनिंग मशीनें लगवा के हाइड्रो पावर की सारी चीजें करवा के फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही थी, और एक एक्सचेंज मैंने बनाया कि जी ये पाकिस्तान को, मैं एक्सचेंज, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, लोगों को इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने एक टेनअप के नाम से क्रिप्टो बनाकर, एक्सचेंज बना के हुकूमत को, केपी के गवर्नमेंट को दिखाई, कि इमरान खान साहब को दिखाएं कि ये मैं गिफ्ट करना चाहता हूं। ये जो मैं कहता हूं मुल्क का कर्जा उतार सकता हूं, मैं कह रहा हूं इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंज जो फीस से पैसे कमा रहे हैं वो हुकूमत को मैं दे दूंगा, मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा, वो हुकूमत के पास पैसा आएगा। ये सारा सब कुछ चल रहा था, तो किसने फिर कमेटी डिसॉल्व कराई? क्यों कमेटी बनाई थी? ऐसी क्या मैं गलत चीज कर रहा था या मुल्क को कौम के लिए गलत? क्या मैं अपने मफाद के लिए एक टेनअप लॉन्च कर रहा हूं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ धड़ेबंदी है, कुछ ग्रुप्स हैं। आपका ग्रुप ज़ियाउल्लाह बंगश साहब का था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, और फिर आपने ये माइनिंग भी शुरू कर दी थी केपी के अंदर। अब ये कहिएगा, आज भी इमरान खान साहब कौमी रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उनका एम्फेसिस अभी भी यही है कि IMF के पास जो हम गए हुए हैं, हमारे मुल्क के ऊपर बहुत सारा कर्जों का बोझ उतरना चाहिए। आप ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वो है जो मुल्क के कर्जे उतार सकती है, मुल्क मकरूज है, इस चुंगल से में निकाल सकती है IMF के। तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा ताकि खान साहब भी सुने कि वकार ज़का साहब के पास क्या ऐसा फॉर्मूला है।
सर देखें, पहली बात तो ये है कि हमेशा माजी से सीखना चाहिए। $3000 का था कोविड में, मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट 1% कर दें। वही काम सेल्वाडोर ने किया, $3000 पे इन्वेस्टमेंट करके अगर आज आप $65,000 पे कैश आउट करते तो फायदा होता। चले स्पेकुलेटिव मार्केट इसलिए नहीं आए। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह बाइनेंस एक्सचेंज है, जिस तरह और दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंज बने ना क्रिप्टो के, मैं पाकिस्तान को एनएडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ टीम जो है एक्सचेंज बना के गिफ्ट करना चाहता हूं। उसकी जो फीस कटेगी वो बिलियंस ऑफ डॉलर में होगी। वो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के खजाने में जाएं, वो वकार ज़का की जेब में नहीं आएंगे। अच्छा, मुझे लास्टली ये कहेगा कि कोर्ट ने भी गालिबन ये कहा था कि हमें एजुकेट करें कि क्रिप्टो करेंसी किस भला का नाम है। तो 20 अक्टूबर को जब ये हियरिंग होनी जा रही है तो क्या इसका मकसद एजुकेट करना होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना होगा, और फिर आप जाएंगे और बताएंगे कि असल में क्रिप्टो करेंसी क्या है, और जो कुछ आप कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो कर्जे उतार सकता है, तो ये सब कुछ जब एजुकेट करेंगे तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट नाउ? माशाल्लाह ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा साहब जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस पूरी चीज को समझ लिया है। डिप्टी गवर्नर को बुलाया गया है, स्टेट बैंक के चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को बुलाया गया है, और कहा यह जा रहा है कि पुराने कवानीन नहीं चलेंगे। क्योंकि मैंने उनको वो लिस्ट दिखाई कि सर ये मैंने फेसबुक पे एक $10 का ग्रुप बनाया हुआ है मेरे फेसबुक पेज पे, ये खवातीन हैं, ये लोग हैं, ये तमाम लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं घर बैठ के। उस लिस्ट को देखने के बाद उनको ये हुआ कि हाँ यार इतने लोगों की जॉब्स लगी हुई है, हुकूमत जॉब्स नहीं दे पा रही, तो स्टेट बैंक आके ये बताए कि रेगुलेट क्यों नहीं करोगे। तो अगर कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट आता है, यानी इन एक्सचेंजेस को और माइनिंग को बिल्कुल बैन कर दिया जाता है, तो फिर कितने लोग जो है वो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा उनको? पहली बात तो ये कि एक्सचेंज जो है वो तो बैन नहीं कर सकता। पीटीए किसी भी तरह वीपीएन से चल जाएंगे, हर चीज हो जाएगी। एक्सचेंज के ऊपर जितने लोगों का पैसा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मसला सिर्फ ये आएगा जो क्रिप्टो करेंसी से आप पैसे बना रहे हैं, जब आपको बैंक में वो पैसा लाना है तो वो पैसा फिर इलीगल होगा। और सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान में पर्सन टू पर्सन जो यूएसडीटी बेचने का एक सिलसिला है, उन तमाम की पकड़ धकड़ तो अभी भी शुरू हो चुकी है। और होता ये, मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहूंगा, जिस किसी से आप पाकिस्तान में बिटकॉइन खरीदते हैं, यूएसडीटी खरीदते हैं, ये चेक कर लें कि चोरी की गाड़ी जैसे होती है ना, अगर आप वो खरीदेंगे तो आप भी फंस जाएंगे। तो जिससे खरीद रहे होते हैं वो बंदा कहां से वो बिटकॉइन लेकर आया है, वो बंदा यूएसडीटी कहां से लाया है। अगर वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर वो कोई टेरर फाइनेंसिंग का कॉइन आपको बेच देता है तो वहां आप फंसेंगे। तो मसला सिर्फ ये आएगा, एक्सचेंजेस चलते रहेंगे, हर चीज होता रहेगा, लेकिन यहां प्रॉब्लम आएगी कि जब आपको पैसा बाहर निकालना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई बंगला खरीदना है, भाई उसको पैसे को बाहर लाओगे ना, उसको कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट खरीदोगे, तो वो एफबीआर में क्या डिक्लेयर करोगे, ये पैसा कहां से आया है? वो कहेंगे बेच के आपने ये पैसा लिया है, चलो बेटा इधर आओ, तो वो जो प्रॉफिट है वो इलीगल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिप्टो एक्सपर्ट है। गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये कल हियरिंग होने जा रही है, देखना ये है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि भारत चीन का गुस्सा पाकिस्तान पर कैसे निकाल रहा है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। दिफाए पाकिस्तान की खातिर वतन के सुपूत हिमालय के बर्फपोश पहाड़ियों, वसीओ अरीज मैदानों, सहराओं, फजाओं और समंदरों में हर दम तैयार खड़े हैं। ये इस मट्टी के ही बेटे थे जिन्होंने फजाओं की पासबानी के दौरान 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाई। ये इस देश की बर्री अफवाज का कमाल है कि उन्होंने मुल्क की सरहद की खिलाफ वर्जी पर कुलभूषण जैसे दुश्मनों की मशकें कसकर रख दी। इस देश के पानियों पर राज करने वाली बहरी अफवाज के नौजवान भी अपने देश की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकन्ना रहते हैं। 5 बरस में तीसरी बार भारतीय जो समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी को पाक बहरिया के जवानों ने नाकाम बना दिया है। पाकिस्तानी समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की गई है और इस खिलाफ वर्जी को, इस वायलेशन को जो पाक बहरिया है उसके जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी भारत की चाल को नाकाम बनाकर इसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पाक बहरिया ने जासूसी और जंगी मकासद से चोरी छुपे पाकिस्तान की हुदूद में घुसने की कोशिश करने वाली भारतीय आबदोज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और आईएसपीआर के मुताबिक 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के करीब मौजूद थी और पाकिस्तान बहरिया की नकलो हरकत पर नजर रखते हुए पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। ताहम पाक बहरिया के तैयारे पेशा वराना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए भारत दोस्त का पता लगाया और उसे पाकिस्तानी हुदूद से बैनुल-अक़वामी समंदर में धकेल दिया। यकीनन एप्रिशिएबल है और सैल्यूट करते हैं पाक बहरिया के उन जवानों को कि जिन्होंने भारतीय साजिश को न सिर्फ बेनकाब किया है बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।